प्रिज्म। इससे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं? स्ट्रक्चर ऑफ आई, पावर ऑफ अकोमोडेशन एंड 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट इन अवर विजन पढ़ चुके हैं ना, जिसमें हमने पढ़ा है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसिव मायोपिया। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका है व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आईज क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। आई लेंस की एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन विद ए मायोपिक आई कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट मोर देन 1.2 मीटर। एक पर्सन है जिसको मायोपिक डिफेक्ट है। हमने मायोपिक डिफेक्ट में क्या पढ़ा था? पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। उसको पास की चीजें साफ साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं। तो इस डिफेक्ट को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग कनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कनकेव लेंस। ये वाला लेंस यूज करके इस डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या आता है? जो लाइट है वो फोकस हो जाती है फ्रंट ऑफ द रेटिना, फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो करेक्ट करने के लिए हम कौन सा यूज लेंस करेंगे? कन्वेक्स। कौन सा करेंगे? और इसके 2 रीजन होते हैं इस डिफेक्ट के। फर्स्ट क्या है? इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, और दूसरा क्या था? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। थर्ड क्वेश्चन आपका व्हाट इज फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट फॉर अ नॉर्मल पर्सन? कौन से लेंस से स्टार्ट कर सकते हैं? कनकेव लेंस। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट कौन सा होता है फॉर अ हेल्दी पर्सन? फार पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? इंफिनिटी। और नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हैज डिफिकल्ट रीडिंग द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को उसको पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है फ्रॉम द लास्ट रो। तो लास्ट रो है यानी कि उसको दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं दे रही, तो उसको कौन सा डिफेक्ट है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। नहीं, दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं दे रही, पास की क्लियर है। कौन सा होगा? नहीं, मायोपिया। मायोपिया। कौन सा होगा? मायोपिया। उसको भी कौन सी लेंस से करेक्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग कनकेव लेंस। कौन सा? ये वाला। कनकेव लेंस। ये याद रखना। दूर की चीज उसको क्लियर दिखाई नहीं दे रही, इट मींस उसको पास की चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है, तो कौन सा लेंस हम यूज कर सकते हैं? कनकेव लेंस। ये हमारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ये। मैंने आपको प्रिज्म दिखाया था। क्या था? ऐसे रेक्टेंगुलर साइज का क्या होता है? प्रिज्म। इसको बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं? ये ग्लास का होता है। 3 ग्लास सरफेस को ट्रायंगल की फॉर्म में जोड़ दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म। जैसे मान लो ये आपका प्रिज्म है ए, बी और सी। इस पॉइंट को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। हमने देखा था जब प्रिज्म से लाइट पास होती है तो वो 7 कलर में टूट जाती है। 7 कलर उसमें दिखाई देते हैं। तो व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना क्या कहलाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाएगा? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली होता क्या है प्रिज्म में? मान लो प्रिज्म से ये रे ऑफ लाइट गया, ठीक है, इसको बोलते हैं, इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और ये पास हो रही है आपकी रेयर मीडियम से। किसमें पास हो रही है? रेयर मीडियम। और ये जा रही है डेंसर मीडियम में। किसमें जा रही है? डेंसर मीडियम। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है कि जब भी लाइट रेयर से किसमें जाती है? डेंसर मीडियम में, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये थोड़ी सी ऐसे जो है आपका ये नॉर्मल है। ये वाला जो एंगल हो गया एंगल आई, एंगल
हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? इसको मान लो ये है आपकी DE, जो DE रे है, ये आपकी कौन सी बन गई? इंसिडेंट रे। बोलो कौन सी बनेगी? इंसिडेंट रे। क्लियर है? अब ये एयर से किसमें जा रही है? ग्लास में। रेयर मीडियम टू किसमें जा रही है? डेंसर मीडियम। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मान लो ये एन और एन डैश क्या आपका? नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। और ये जो एंगल बनेगा आर, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे? Reflected angle. एंगल आर है आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा होगा? एंगल ऑफ Reflection. उसके बाद ये एफ, ई एफ जो रेज होगी इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? ई एफ है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी होगी? Refracted ray. एंगल आर कौन सा है आपका? रिफ्रैक्शन। कौन सा होगा? Refraction. अब लाइट रेयर मीडियम से कहाँ गई? डेंसर। फिर वापस किस में आ रही है? रेयर मीडियम, एयर में। तो फिर ये ऐसे आपकी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये मान लो नॉर्मल आपका एम डैश इज द नॉर्मल। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं? Angle of emergence. एंगल ऑफ इमरजेंस। अब ये रे एक्चुअली जानी है सीधी। अगर मान लो प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे सीधी जाती, पर ये थोड़ी सी किसकी तरफ झुकी? नॉर्मल की तरफ, क्योंकि वो रेयर मीडियम से कहाँ गई? डेंसर मीडियम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरे केस में डेंसर से कहाँ गई? रेयर, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस रेज को भी आप पीछे बढ़ाओ तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगी। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे? डेविएशन। यानी कि आपकी रेस इतनी डाइवर्ट होगी, अपने पास से इतनी डाइवर्ट होगी। तो ये था लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। कि जब लाइट प्रिज्म से पास होगी तो ये कैसे होगा। ये हम एक्टिविटी करेंगे भी क्लास में। उसमें हमने करना क्या है? व्हाइट शीट लेनी है ड्राइंग बोर्ड पे, उस पर हम क्या रखेंगे? प्रिज्म। प्रिज्म की हम बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, फिर हमने एक लाइन खींचनी है और उस पर 2 पिन लगानी है। मान लो ये पिन है P एंड Q। P Q हमने 2 पिन्स लगाई, ठीक है। अब A E सरफेस की साइड लगाए हैं, उनको देखना इधर से है। AC सरफेस से देखते हुए हमने 2 पिन्स लगानी है। ऐसे लगानी है कि चारों पिन्स एक ही लाइन में आपको दिखे। जिसे हम प्रेयर में सीधी लाइन नहीं बनाते हैं तो आगे वाले बच्चे को देख के पीछे सारे बच्चे, यानी कि हमें क्या होता है, अगर बच्चों की हाइट सेम हो तो हमें सारे बच्चे एक लाइन में दिखेंगे, दिखते हैं ना। तो इसी तरीके से इस सरफेस में 2 पिन बिल्कुल लाइन में लगानी है कि पीछे एक, और इधर यहाँ लगानी है तो हमें सेम दिखाई दे। तो इसको बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है? लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। कि हमारी लाइट कितनी डाइवर्ट होती है पाथ से जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। क्लियर है? ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब डिस्पर्शन क्या होता है? जब ये लाइट ऐसे पास होती है, प्रिज्म से जाती है, तो ये जो व्हाइट लाइट है 7 कलर के अंदर टूट जाती है। जैसे रेनबो सबने देखा है, नेचुरल फिनोमेना, तो वो भी आपका क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मान लो ये हमारे पास एक प्रिज्म है A, B और C। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हमें पता है सनलाइट कौन सी होती है आपकी? व्हाइट कलर की। कैसी होती है? जब सन की लाइट व्हाइट कलर की प्रिज्म से पास होगी, जब ये बाहर निकलेगी तो इस तरीके से ये 7 कलर का एक बैंड देगी। 7 कलर ऑफ बैंड। और इस 7 कलर बैंड को ही बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे?
Spectrum. व्हाइट कलर आपकी किसमें स्प्लिट हो गया? 7 कलर में। किसकी वजह से? प्रिज्म की वजह से। इसी फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और ये 7 कलर कौन से होते हैं? विबग्योर। कौन से होते हैं? विबग्योर। यानी कि V फॉर वायलेट, Violet. I फॉर इंडिगो, Indigo. B फॉर Blue. G फॉर Green. Y फॉर Yellow. O फॉर Orange. R फॉर Red. अब जो रेड कलर है और ये कौन सा है? वायलेट। दोनों में क्या डिफरेंस है? आपको पता लग रहा होगा, ये सबसे ज्यादा झुका हुआ है और रेड कलर सबसे कम। कम। तो आप कह सकते हो जो रेड लाइट है वो सबसे कम बैंड होती है और वायलेट कलर सबसे ज्यादा। तो ये किस पर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ बैंडिंग, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम कह सकते हैं जो रेड कलर है जो कम बैंड हो रहा है इसकी हाई वेवलेंथ है। क्या है? हाई वेवलेंथ। और इसकी क्या है? लो वेवलेंथ। इसीलिए जितने भी आपके डेंजर सिग्नल होते हैं या रेड लाइट आपने सुना होगा तो वो रेड कलर की इसीलिए बनाते हैं ताकि रेड कलर दूर से ही विजिबल होता है, बैंड नहीं करता, बैंड नहीं करता, इसलिए लीस्ट बैंडिंग होती है। क्या होता है? लीस्ट बैंडिंग। समझ में आ गया? और सबसे ज्यादा कौन सा होता है? मोस्ट वायलेट कलर। क्या होता है? वायलेट। तो इसी को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इस फिनोमिना को? Dispersion of light. क्लियर है? तो when white light is passed through a glass prism, it's split into 7 color, 7 band of color। इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। कलर को हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। और ये क्या कहलाएगा आपका फिनोमिना? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाएगा? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और इसकी खोज किसने की थी? इसाक न्यूटन ने। किसने की थी? Isaac Newton. उसने प्रूव करने के लिए कि भी क्या हमारी एक्चुअली सन की लाइट 7 कलर से बनी हुई है, तो उसने क्या किया? सेम प्रिज्म, आइडेंटिकल प्रिज्म लिया और उसने उल्टा रख दिया ऐसे। ठीक है? और इसके अंदर से जब ये सारी लाइट गई आपकी तो वापस क्या मिली इसको? व्हाइट रेज। क्या मिली? व्हाइट रेज। तो इससे प्रूव हो गया कि जो सन की लाइट है वो कितने कलर से मिलकर बनी हुई है? 7 colors. और 7 रंगों का मिक्सचर भी कैसा कलर बनता है? 7। समझ आ गया? अब नेक्स्ट आता है रेनबो इन द स्काई। भी जो हम बारिश के बाद देखते हैं आसमान में रेनबो, सबने देखा होगा। हाँ, तो वो रेनबो कैसे बनता है? आपको पता है बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। क्या होती है? Water droplets. अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इन लाइक बिहेव लाइक अ टीनी प्रिज्म। कैसे बिहेव करेंगी? टाइनी Tiny प्रिज्म, prism. मतलब एक छोटा सा प्रिज्म की तरह। मान लो ये वाटर ड्रॉपलेट है। क्या आपकी? वाटर Droplet. जो रेनबो है इधर क्या है आपका? सन। मान लो ये क्या है? सन। अब सन से जो लाइट आएगी, सन से क्या आएगी? Light. वो आपकी ऐसे एंटर करेगी। सन से आने वाली लाइट किस कलर की है? व्हाइट कलर की। White. और वो ऐसे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। पहला फिनोमिना समझ में आया? क्योंकि वो एयर से किस में गई है? वाटर में। तो लाइट का हो गया रिफ्लेक्शन। क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। फिर ये इंटरनली होगी रिफ्लेक्ट। इंटरनली इसके अंदर होगा रिफ्लेक्शन। क्या होगा? Reflection. और दोबारा से फिर ये क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट। क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट। तो यानी कि जो लाइट है उसका एक बार क्या होगा? रिफ्रैक्शन। फिर इंटरनली क्या होगा? रिफ्लेक्शन। दोबारा अगेन क्या होगा? रिफ्रैक्शन। जिसके कारण ये 7 कलर में आपको दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं रेनबो। क्या बोलेंगे? Rainbow. जो बहुत ही ब्यूटीफुल 7 कलर आपको नेचुरल फिनोमिना जो दिखाई देता है वो भी क्या आपका? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या है? रेनबो हमेशा आपको आफ्टर द रेन शावर यानी कि बारिश के बाद दिखाई देगा और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये जो 7 कलर बैंड ऑफ लाइट होते हैं ये सातों कलर एक दूसरे में इतने मर्ज होते हैं कि यू कैन नॉट सेपरेट द ग्रीन कलर, येलो कलर, इंडिगो। आप जिस कलर पे फोकस करोगे वो कलर आपको ज्यादा दिखाई देगा।
समझ में आ गया? तो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ रेनबो अपीयर इन द स्काई। तो कैसे कौन सा फिनोमिना होता है? तो आपका ये भी कौन सा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन सा है? Refraction of light. तो रेनबो में लाइट का कितनी बार पूछ लेता है, पीछे क्वेश्चन आया था। रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा या दोनों होगा? तो इसमें दोनों होता है, रिफ्रैक्शन भी रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें रेनबो कहाँ दिखाई देता है? आसमान। कहाँ दिखाई देता है? आसमान में। मान लो कहीं पर फाउंटेन चल रहा है, आपको पता है फाउंटेन जब चलता है उसके ऊपर वाटर वेपर की कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर उस एयर में, तो वहाँ भी लाइट स्कैटर करती है और रेनबो अपीयर होता है ना। कभी देखना जहाँ लगातार फाउंटेन चलते हैं वहाँ आप इजीली उसको रेनबो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपने हमारे आसमान का कलर कैसा है? ब्लू। अगर हम धरती से आसमान को देखें तो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ब्लू। अगर हम स्पेस से देखें तो हमें आसमान का कलर ब्लैक दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ब्लैक। क्यों? क्योंकि स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। तो हमें आसमान का कलर अर्थ से ऐसे क्यों दिखाई देता है? ये मान लो हमारी क्या है? अर्थ के चारों ओर आपको पता है क्या है? एटमॉस्फेयर। क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी आपको पता है 4 स्फीयर होते हैं, पता है ना? स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद कौन सा होता है? ट्रोपोस्फियर। नो बायोस्फीयर नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, अलग-अलग लेयर होती है ना। तो इस एटमॉस्फेयर में आपकी गैसेस होती है। Yes, ma'am. और क्या होती है? वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स। और Yeah. एयर तो गैसेस में आ गई, और डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स। तो ये सब क्या करते हैं? जब सन की लाइट आती है, क्या आती है? सन। और हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो इनकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट, पॉल्यूटेंट, है ना, डस्ट पार्टिकल, तो ये लाइट को क्या है? स्कैटर्ड कर देती है। क्या कर देती है? स्कैटर्ड, यानी कि उसके पाथ को चेंज कर देती है। और लाइट जब स्कैटर्ड होती है इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट या पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसी वजह से हमें स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू। यानी कि बहुत ही लो वेवलेंथ की कलर शो करेगा, वो रेड नहीं शो करता। ब्लू क्यों करता है? क्योंकि लो वेवलेंथ हमारा कौन सा कलर है? अभी बताया था, वॉयलेट। कौन सा है? वॉयलेट। इसीलिए आसमान का कलर हमें वॉयलेट दिखाई देता है। अगर आप स्पेस से देखोगे आसमान को तो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, बिकॉज इन स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट। स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, तो लाइट का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होता। हमें आसमान ब्लू किसकी वजह से दिखाई देता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू वाटर ड्रॉपलेट, पॉल्यूटेंट, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स। तो ये लो वेवलेंथ को स्कैटर करता है, और लो वेवलेंथ हमारी कौन सी होती है? इंडिकेट। कौन सी होती है? सॉरी, वॉयलेट। वॉयलेट कौन सी होती है? वॉयलेट। क्लियर? अब नेक्स्ट फिनोमेना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं ना, उसके पीछे भी कौन सा रीजन है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कैसे? जैसे सन से आपको पता है सन इज आल्सो अ स्टार। Yes, ठीक है, ma'am. सन भी एक स्टार है। और स्टार होते क्या है? दोज ऑब्जेक्ट विच गिव्स लाइट। जो लाइट दे वो क्या है? स्टार। अब सन इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये हमारे अर्थ के पास नजदीक है। जो दूसरे स्टार बहुत छोटे हैं, इसका मतलब वो हमसे बहुत दूर है। इतनी ज्यादा दूर, इतनी दूर लाइट उसके मापने के लिए, डिस्टेंस मापने के लिए हम यूज करते हैं लाइट ईयर। क्या यूज करते हैं? लाइट ईयर। तो जब वहां से लाइट आएगी और हमारी आंखों में एंटर करेगी, तभी तो हमें स्टार दिखाई देगा, है ना। कोई भी चीज हमें तभी दिखाई देती है जब उसकी लाइट हमारी आंखों पर गिरती गिरती है। तो जो स्टार है
काफी दूर है। तो जब वो लाइट हमारे पास आती है तो वो लाइट कहाँ एंटर करेगी? एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में सारी चीजें प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी? एक मीडियम से दूसरे मीडियम, एयर से Denser। हर पॉइंट पे उसका क्या है? मीडियम चेंज हो रहा है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। कहाँ बेंड करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो उसका कॉन्टिन्यूसली क्या होगा? रिफ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूसली क्या होगा? Refraction। इस कॉन्टिन्यूसली रिफ्रैक्शन के कारण ही जो स्टार है दे अपीयर अबव द एक्चुअल पोजीशन। मान लो स्टार यहाँ पर है एक्चुअली में, पर हमें दिखाई देगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसका लगातार हर स्टेप पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दूसरा, जब यहाँ से जब लाइट एंटर कर रही है, रिफ्रैक्शन होने के कारण जब हमारी आंखों में एंटर करती है तो वो फ्लिंकर करती है। क्या करती है? फ्लिंकर। इसीलिए कभी स्टार हमें ब्राइट और कभी फिल्टर, मतलब कभी चमकता नजर आता है, कभी धुंधला, और इसी को कहते हैं तारों का टिमटिमाना। टिमटिमाना। क्या कहते हैं? तारों का टिमटिमाना। टिमटिमाने का मतलब उसकी कितनी लाइट, हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी आंखों पर एंटर करती है, उसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या बोलेंगे? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और दे अपीयर फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देते हैं। दोनों फिनोमिना किसके कारण है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि स्टार तो हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं, बट प्लैनेट्स नहीं। 8 प्लैनेट है ना, प्लैनेट नहीं। व्हाई? क्योंकि वो अर्थ की सबसे करीब है। एक तो फर्स्ट क्या है कि जो प्लैनेट्स हैं दे आर नियर टू अर्थ, अर्थ के बहुत ही पास है। दूसरा क्या है कि उनसे जो आने वाली लाइट है उसका जो इफेक्ट हो जाता है वो नलिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है? नली, मतलब जीरो इफेक्ट हो जाता है, इसलिए वो हमें ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते। ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते। समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अर्ली सनराइज और डिले सनसेट। सूरज उगता हुआ और छिपता हुआ सभी ने देखा है? तो सूरज उगना क्या कहते हैं? ये मान लो हमारी अर्थ है, क्या हमारी अर्थ। और कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, इसको बोलेंगे अर्थ का हॉरिजॉन। क्या बोलेंगे? अगर मान लो सन यहाँ पर है, अगर इधर हो गया तो इसका मतलब सन क्या हो गया? सेट। अगर ऊपर आ गया तो सन क्या हो गया? राइज। राइट्स। अब हमने देखा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक्चुअली सन यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर हमारी रेंज से हॉरिजॉन से नीचे आ गया, तो इसका मतलब सन सेट हो गया। सन सेट हो गया, छिप गया। समझ आ गया? बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये एक्चुअली पोजीशन है। सन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? अपीयर एट पोजीशन, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? ऊपर। तो हमें जब तक सन दिखेगा तो हम कहेंगे सूरज अभी तक छिपा नहीं है। तो इसके अंदर 2 मिनट का डिफरेंस होता है। कितना होता है? 2 मिनट। क्लियर? दूसरा, ऐसे ही जब सुबह सूरज निकलता है, सूरज निकला नहीं है पूरी तरह, यहाँ पहुंचा है, पर हमें दिखाई देना स्टार्ट होगा, तो 2 मिनट पहले तक दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ली राइज एंड डिले सनसेट। अर्ली राइज एंड डिले सनसेट। कि दिन और रात कैसे बनते हैं? ड्यू टू, बताओ बोलो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। भी अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, तो उसका जो फेस सन की साइड होगा वहाँ दिन और दूसरी साइड क्या होगा? रात। ये ऐसे है ना, इस तरीके से। और साथ में वो प्लैनेट्स के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है, सन के चारों ओर भी लगा रही है, तो उसको रिवॉल्यूशन बोलती है, जिसके कारण आपका ईयर चेंज होता है 365 दिन में एक चक्कर पूरा करके। वो तो समझ रहे हो? सीजन का चेंज अकॉर्डिंग टू रिवॉल्यूशन और दिन और रात ड्यू टू रोटेशन। ठीक है? अब रोटेशन भी हो रही है। दूसरा क्या है कि जब लाइट, सन से आने वाली लाइट अपने पास पहुंचती है, जब सूर्य राइज और क्या होता है? सेट, उस टाइम ये नियर टू हॉरिजॉन होता है। क्या होता है? नियर टू हॉरिजॉन। तो जो लाइट हमसे हमारे पास पहुंचेगी, हमारी आंखों में पहुंचेगी, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। क्या करेगी? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो लीस्ट डेविएट होगी। क्या होगी? लीस्ट डेविएट।
तो हमारे पास कौन से कलर की लाइट आएगी? रेड। इसीलिए सुबह और जब शाम को सन सेट्स होता है तो सूर्य लाल रंग का, रेड कलर का हमें दिखाई देता है। बिकॉज आंखों तक कौन सी लाइट पहुंच रही है? रेड कलर। बिकॉज रेड कलर इज लीस्ट डैमेज, हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, बाकी क्या है? स्कैटर्ड हो जाता है। क्लियर है? और इसी इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? Tyndall effect. Scattering of light due to presence of atmospheric particle is known as Tyndall effect. ये था आपका why sky color is blue, color of the sunrise and sunset is red. तो I think so तुम्हें सारे